Good morning, student. Class B about third year. Subject Geography. और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही है, इस भारत के भूगोल के अंतर्गत अब तक जो हमने जो यूनिट तैयार किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले भारत के परिचय के बारे में समझा, फिर इसके भौगोलिक स्वरूप के बारे में जाना। भारत के भौगोलिक स्वरूपों के बाद में हमने भारत की जलवायु के बारे में समझा, मानसून क्रियाविधि के बारे में समझा, भारत के अंतर्गत मिट्टी के बारे में समझा। भारत के अंतर्गत मिट्टी के बाद में हमने भारत में खनिज संसाधन को समझा। खनिज संसाधनों में हमने धात्विक खनिजों को जाना, अधात्विक खनिजों को समझा, ईंधन खनिजों को समझा। उसके बाद में हमने ऊर्जा खनिज अर्थात एनर्जी रिसोर्स के बारे में चर्चा की। ऊर्जा संसाधन का यूनिट जो था उसको हमने आपको समझाया, और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत से हमने आपको जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चाएं की। और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसके अंतर्गत जो हमारी सोलर एनर्जी, जो हमारी टाइडल एनर्जी, जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी, जो हमारी बायोगैस एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल या एटॉमिक एनर्जी, जिनको हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज हमारा अगला जो यूनिट है वो है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या। हम जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी इस इंडियन ज्योग्राफी के पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में पॉपुलेशन से हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है। और पॉपुलेशन से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो किस तरह का होता है, उस चीज को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक तो सीधा क्वेश्चन दे देता है कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व को बताते हुए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। एक क्वेश्चन सीधा ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि है इस पर नियंत्रित करने वाले कारकों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है। तीसरा क्वेश्चन कि जनसंख्या के अंतर्गत जो हमारा जनघनत्व है, जो हमारा लिंग अनुपात है, जो हमारी साक्षरता है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो बिंदु है, ये जो टॉपिक है, जो पॉपुलेशन का जो टॉपिक है, वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। परिणाम स्वरूप अगर हम पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज हम इस जनसंख्या के विकास को, इसके इतिहास को समझें कि किस तरह से जनसंख्या का वृद्धि भारत के अंतर्गत जो है हुई है। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम इस टॉपिक पे चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं, ये जो सामान्य सी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विश्व में अगर हम बात करते हैं, तो विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत का
विश्व के अंतर्गत दूसरा स्थान है। अगला बिंदु हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। अगर हम इससे पहले की अगर बात करते हैं तो 2001 जनगणना की अगर हम बात करें कि 2001 के अनुसार जो जनगणना के अनुसार अगर भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 102 करोड़ की जो भारत की जो पॉपुलेशन थी वो हमारी 102 करोड़। अगर हम वर्तमान 2020 की बात करें कि 2020 के अनुसार भारत की अगर जनसंख्या की बात करें कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो आज वर्तमान में 138 करोड़ जनसंख्या भारत की है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनसे आप परिचित हैं कि हम अगर 2001 की जनगणना की बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी, और अगर हम 2011 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार जनसंख्या जो है वो हमारी 121 करोड़ है। और वर्तमान 2020 की अगर हम बात करें तो वर्तमान 2020 में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 138 करोड़। अगर इस जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो विश्व की जो है लगभग 17% जनसंख्या भारत के अंतर्गत स्थित है। लगभग 17% जनसंख्या भारत के अंतर्गत स्थित है। अगर हम पूरे विश्व पर अगर हम भारत के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, तो भारत का जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, वो पूरे विश्व का 2.42% भूभाग है। यानी कि भारत का जो कुल जो विश्व के संदर्भ में अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो भारत का जो कुल जो क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि से वो 2.42% है। इस 2.42% में विश्व की लगभग 17 या 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, अर्थात यहाँ भारत के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और 2001 से लेकर 2011 तक के अगर हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो इन आंकड़ों में अगर हम दशकीय वृद्धि को देखते हैं तो 2001 और 2011 के आंकड़ों में दशकीय जो वृद्धि का आंकड़ा आता है वो आता है 7.5%। ये 7.5% दशकीय वृद्धि दर का आंकड़ा है जो हमारे 2011 से 2001 से 2011 के जो आंकड़ा आया है वो हमारा 17.5% दशकीय वृद्धि का आंकड़ा देखने को मिलता है। अगर हम 2001 की अगर बात करते हैं तो 2001 के अंतर्गत जो हमारा दशकीय जो प्रतिशत का आंकड़ा था वो लगभग 21% था। और अगर वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में ये आंकड़ा है जो हमारा 17.7% दशकीय वृद्धि दर को बता रहा है। परिणाम ये हुआ कि भारत के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इन पहलुओं के ऊपर अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो 1/3 है। भारत में कार्यशील जो जनसंख्या का आंकड़ा है जनसंख्या 1/3 है। भारत में अगर कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 1/3 आंकड़ा।
तो हमने ये कुछ फैक्ट देखे हैं, कुछ तथ्य देखे हैं जो हमारी जनसंख्या के आंकड़ों को बताते हैं। अगर इन आंकड़ों की अगर हम पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हिस्ट्री को देखें तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारत के अंतर्गत जो प्रथम जनगणना का कार्य जो किया गया था वो 1872 के अंतर्गत किया गया था। देखिए चर्चाएं करते हैं थोड़ा सा हम इस पॉपुलेशन की हिस्ट्री पे अगर थोड़ी सी बात करें तो अगर हम बात देखते हैं तो भारत के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में 18वीं अगर शताब्दी की अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 18 करोड़। और भारत के अंतर्गत जो प्रथम जो जनगणना का कार्य शुरू हुआ वो हुआ था 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1872 में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो है प्रथम जनगणना का कार्य हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के अंतर्गत 36 करोड़ जो है जनसंख्या का आंकड़ा था। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो हमारा आंकड़ा आया वो 23 करोड़ का था। यानी 1901 की अगर हम बात करें तो 1901 के दशक में जो हमारी पॉपुलेशन का जो आंकड़ा था वो था 23 करोड़। और स्वतंत्रता प्राप्ति 1950 के दशक की 50 और 51 के दशक की बात करते हैं तो हमारा जो आंकड़ा आया वो आया 36 करोड़। परिणाम ये रहा कि भारत के अंतर्गत लगातार जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा देखने को मिलता। इसी तरह से हमारी इस 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो जनसंख्या के मान में जो वृद्धि हुई है, अगर इन्हीं आधार पर अगर हम बात की जाए तो हम इसको 4 खंडों में बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें 4 खंड मिलते हैं। सबसे पहले स्थिर जनसंख्या, स्थिर पॉपुलेशन यानी स्थिर जनसंख्या का आंकड़ा। दूसरा धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। तीसरा आंकड़ा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। और 1981 के बाद में जनसंख्या में कमी। ये 3 बातें जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को अगर लेके हम चले तो हमने ये देखा कि 1800 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में 18 करोड़। अगर हम 1900 की बात करते हैं तो 19 में 23 करोड़। और 1950 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे 36 करोड़। परिणाम ये हुआ। और फिर हम आगे अगर 2001 की बात करते हैं तो हमारे 102 करोड़। और 2011 के आंकड़े को अगर देखते हैं तो 121 करोड़। ये जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, और अगर 2020 के आंकड़े की बात करें तो 138 करोड़। ये जो आंकड़े जनसंख्या से आ रहे हैं, इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि भारत में प्रथम जनगणना का कार्य जो 1972 से प्रारंभ किया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा था वो 36 करोड़ का था। इन 36 करोड़ के आंकड़ों से लगातार जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत किस तरह से गति मिली है, उसके आधार पर हम इन 4 कैटेगरियों में से बांट के देखते हैं। तो
स्थिर जो जनसंख्या, स्टेबल जो जनसंख्या थी वो 1901 से लेकर 1921 के दशक के दौरान रही। 1901 से लेकर 1921 के दशक में हमारी जो जनसंख्या थी वो स्थिर जनसंख्या का आंकड़ा रहा। स्थिर जनसंख्या के आंकड़े के पीछे कारण यह रहा कि इस समय जो हमारे यहाँ जो बीमारियां, जो महामारियां, जो अकाल, जो हमारे अन्न की जो कमी थी, उस सभी कारणों से जो है हमारी जनसंख्या के अंतर्गत स्थिरता देखने को मिली। अर्थात यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर जो थी उसके अंतर्गत कमी देखने को मिली। परिणाम स्वरूप यहाँ जो है इस दशक के अंतर्गत हमारी जनसंख्या के अंतर्गत स्थिरता आ जाती। इसके बाद में 1921 के दशक से अगर हम बात करते हैं 1951 के दशक की, तो यहाँ इस दशक के दौरान हमारी जो जनसंख्या है वो धीमी गति से बढ़ना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जो 1921 और 1951 के बीच के दशक जो थे उनके अंतर्गत जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं थी या हमारे जो महामारी जो थी उन पर हमने नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का कार्य शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप जो हमारी गति थी वो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि की बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा विस्फोट की दशाएं तीव्र गति से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 1951 के दशक से 1981 के दशक के बीच में हुई, और ये सबसे ज्यादा तीव्र वृद्धि जो है जनसंख्या के अंतर्गत देखने को मिली। इसके पीछे ये रहा कि यहाँ लोगों के अंतर्गत जागरूकता आ गई, लोगों के अंतर्गत अवेयरनेस के साथ साथ हमारी चिकित्सा पद्धतियों का विकास हो गया और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी। साथ ही साथ हमारे जो पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने प्रारंभ की थी, उस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हमारे पोषण का स्तर, जो हमारे खाद्यान्न का जो स्तर था, जो हमारे कृषि में सुधार किए गए, परिणाम स्वरूप ये सभी जो कारक थे वो इस दशक के अंतर्गत इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणाम माने जाते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का, लोगों का जागरूक होना, शिक्षा का प्रसार होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे पोषकता पर बल देना, खाद्यान्न अर्थात कृषि जो फसलें थी उनका विकास करना, ये जो है इस दशक के अंतर्गत एक तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारक माना जाता है। 1981 के बाद में जो जनसंख्या के अंतर्गत जो कमी आई, तब यहाँ इसके 1981 का जो दशक था, 1981 के दशक के बाद में जो जनसंख्या के मान में इतनी कमी नहीं, लेकिन नियंत्रित कमी जिसको हम कह सकते हैं कि ये नियंत्रित कमी जो है हमारी जनसंख्या के सामने उभर के आई थी। और हमारी ये जो जनसंख्या के अंतर्गत जो कमी देखने को मिली, तो उस जनसंख्या के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि 1981 के दशक के बाद में जनसंख्या में वृद्धि में कमी का कारण यह रहा कि यहाँ लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ। लोगों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों के अंतर्गत जागृति आई, अर्थात लोगों में जागृति की भावना उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो हमारे खाद्यान्नों की कमी हो रही थी उस पर भी जो है नियंत्रण रखने के लिए जनसंख्या के अंतर्गत जो है कमी देखने को मिली। साथ ही साथ जो है शिक्षा के माध्यम से, लोगों में जागरूकता के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का जो प्रभाव था वो हमारे 1981 के दशक से पड़ना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे हमारी जनसंख्या के अंतर्गत कमी के दौर को दर्शाता है। परिणाम यह रहा कि अगर हमने इसके इतिहास की अगर चर्चाएं की तो हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत जनसंख्या का आंकड़ा किस दर से और किस कारणों से जो है इसके अंतर्गत लगातार वृद्धि होती रही है और जनसंख्या किस कारणों से प्रभावित हो रही है, और उन प्रभावित होने वाले कारणों को हमने जाना। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये केवल मात्र हमने एक जनसंख्या के दृष्टि समझ लीजिए, इतिहास को समझ लीजिए, या हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो चर्चाएं की हैं, तो ये एक सामान्य सी बातें थी कि भारत के अंतर्गत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है।
और आज अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे 121 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है, और 2020 वर्तमान 2020 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 138 करोड़ जो है जनसंख्या का आंकड़ा है। परिणाम यह हुआ कि ये जो जनसंख्या का जो लगातार जो विकास हो रहा है वो किस माध्यम से जनसंख्या के अंतर्गत तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है। इन्हीं जनसंख्या के बारे में हमने देखा कि विश्व की लगभग 17% जनसंख्या जो है भारत जो है इस भारत में स्थित है। साथ ही साथ अगर इसका विश्व के संदर्भ में भारत का अगर भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, भूभाग की अगर बात करते हैं, तो भारत का भूभाग विश्व के 2.42% भाग पर स्थित है, फैला हुआ है। उस पर 17% जनसंख्या भारत के अंतर्गत स्थित है। तो भारत के अंतर्गत लगातार ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके हमने 4 कैटेगरियों के अंतर्गत अध्ययन किया कि किस तरह से भारत के अंतर्गत जो 1901 और 1921 का जो दशक था उसमें हमारी स्थिर जनसंख्या रही, क्योंकि हमारे पास में वो साधन नहीं थे जो हमारी अकाल का पड़ना, महामारियों का फैलना या खाद्यान्नों की कमी या सूखे का प्रभाव ये उस दशक में अधिक रहा। परिणाम स्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर्गत जो है विकास तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिली। परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या जो थी वो स्थिर अवस्था के अंतर्गत जो है गति करना प्रारंभ करती। लेकिन 1921 का जो दशक आया, 1921 के दशक से और 1951 के दशक के बीच में धीरे धीरे जो है हमारी जनसंख्या के अंतर्गत जो है जनसंख्या वृद्धि होने लगी, क्योंकि इस दशक के अंतर्गत 51 के दशक के अंतर्गत हमने लगातार धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर या हमारे चिकित्सा का पद्धतियों का विकास करके महामारियों का प्रकोपों का जो है के ऊपर नियंत्रण करके जो है धीरे धीरे हमारी जनसंख्या का वृद्धि का जो एक विकास के लिए रास्ता बनाया। उसके बाद में जो तीसरा जो दौर आया उस तीसरे दौर के अंतर्गत जो है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो हमारे 1951 से लेकर 1981 का जो दशक था, 1951 से 1981 के दशक के अंतर्गत जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं साथ साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो पोषण था, जो हमारे खाद्यान्न की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए जो ये योजना तैयार की गई, इन योजनाओं के माध्यम से जो हमारी जनसंख्या के अंतर्गत तीव्र गति से विकास हुआ। लेकिन जैसे ही 1981 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो जागरूकता थी, जो हमारी एजुकेशन थी, उससे जो लोगों के अंतर्गत जो अवेयरनेस आई उसके परिणाम स्वरूप हमारी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे 1981 के दशक के बाद में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिलती। इन सारी बातों के ऊपर हमने एक सामान्य सी बातें या चर्चाएं की हैं। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो टॉपिक आता है हमारा वो है हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, अब ये जनसंख्या वृद्धि तो हो गई, हमने इतनी सारी जनसंख्या वृद्धि को देखा है कि एक संख्या के अंतर्गत लोगों की संख्या में लगातार मान में वृद्धि होना या बढ़ना। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रक अर्थात इस जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कारक आते हैं। पहला कारक जन्म दर का कारक, बर्थ रेट, दूसरा कारक मृत्यु दर और तीसरा कारक स्थानांतरण। ये जो हमारे नियंत्रक कारकों के अंतर्गत ये जो 3 बिंदु हैं ये हमारी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो पहला कारक है वो है हमारा जन्म दर। अगर हम जन्म दर की बात करते हैं तो जन्म दर पर हमारा सामाजिक, राजनीतिक तथा हमारा आर्थिक जो कारकों का जो प्रभाव है वो जन्म दर पर पड़ता है। अर्थात क्या कि जन्म दर पर हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो प्रभाव है वो हमारा इस पर देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि जन्म दर का मतलब हुआ कि हमारी फर्टिलिटी रेट जो है, पूर्वकता की जो जन्म दर जो है वो तीव्र है। इसके पीछे कारण ये रहा, इसके पीछे सामाजिक कारण ये रहा कि हमारे यहाँ विवाह की आयु, इसके पीछे हमारा कारण यह रहा कि यहाँ विवाह की अवधि,
इसके पीछे कारण रहा हमारे यौन स्वभाव जो था, उसके पीछे जो है हमारी जन्म दर, उस जन्म दर जो थी उसकी रेट में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। अर्थात ये जन्म दर का मान, इस पर नियंत्रित करने के लिए हमें इन जन्म दर के कारकों को, जन्म दर पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करना होगा। हमें यहाँ जो है जो वैवाहिक जो उम्र होगी, वैवाहिक जो अवधि होगी, इन सभी को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जन्म दर पर प्रभाव पड़े। इसके बाद में अगर दूसरी बात करते हैं मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो हमने ये देखा है कि जो जनसंख्या वृद्धि के पीछे जो कारण रहा है वो कारण भी यही रहा है, क्योंकि मृत्यु दर पर भी हमारा सामाजिक जो है कारकों का, राजनीतिक कारकों का तथा जो है हमारे आर्थिक कारकों का प्रभाव रहा है। परिणाम स्वरूप जो हमारी बेरोजगारी की जो दशाएं हैं वो मृत्यु दर का प्रमाण नहीं, लगातार मृत्यु दर बढ़ती है। अशिक्षा मृत्यु दर का कारण नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मृत्यु दर पर भी हमें नियंत्रण करने के लिए आज जो हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही साथ जो मृत्यु दर के अंतर्गत जो आंकड़ा आज जो हम देखते हैं कि आज जो शिशुओं को या जो भ्रूण जो हत्याएं हैं, उन भ्रूण हत्याओं के कारण भी मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो कन्याओं को बोझ समझा जाता है, कन्याओं का जो है कन्याओं के जो जन्म है उसको बोझ माना जाता है, तो ये कारक जो है वो मृत्यु दर के कारक नहीं है कि भ्रूण हत्या हो रही है, कन्याओं को मारा जा रहा है, कन्याओं को समाज में बोझ समझा जाता है, अशिक्षा का वातावरण फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, ये सभी कारक जो है वो मृत्यु दर के कारक को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कारकों के अंतर्गत आता है वो आता है स्थानांतरण। अर्थात जनसंख्या के लोगों के बीच में जो मूवमेंट होता है, जो गतिशीलता होती है, वो भी जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने का काम करती है। इस लोगों की जो गतिशीलता है, जिसके अंतर्गत हम इस बात को जानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत उपप्रवास हो जाए, अगर बहिर्गमन हो जाए, तो परिणाम ये होगा कि उस पर हमारे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आवास हो जाए, अर्थात इमिग्रेशन हो जाए, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है हमें धनात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा देखने को मिलेगा। परिणाम ये हुआ कि लोगों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो हमारा इमिग्रेशन अर्थात जो हमारा उत्प्रवास है, उत्प्रवास के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जबकि इमिग्रेशन मतलब आवास है, अप्रवास है, अप्रवास के अंतर्गत जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर धनात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा भाग, ऐसा क्षेत्र जहां से लोगों का उत्प्रवास हो जाए तो वहां की जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा क्षेत्र जहां लोगों का आवास हो जाए, अप्रवास हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए, तो वहां हमारी जनसंख्या वृद्धि पर धनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि को ये जो तीन जो महत्वपूर्ण कारक, जो हमारी जो बर्न रेट है, जन्म दर है, जो हमारी मोर्टेलिटी रेट अर्थात जो मृत्यु दर है, जो हमारे स्थानांतरण है, ये महत्वपूर्ण जो कारक हैं, वो महत्वपूर्ण कारक जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद में इस जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ इस जनसंख्या वृद्धि का हम वितरण जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का जो वितरण होता है वो उसकी क्षेत्रीय दशाओं के क्षेत्रीय प्रतिरूप पर निर्भर करता है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि का जो अगर वितरण की बात कर रहे हैं तो वितरण जो होता है वो क्षेत्रीय प्रतिरूपों पर निर्भर करता है। जैसे नदी घाटी अर्थात समतल मैदानी भागों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण जो है सघन प्रकार का देखने को मिलता है, जबकि जो हमारी पहाड़ी या पर्वतीय भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या है उसका जो सघनता है वो कम देखने को मिलती है। तो जनसंख्या के वितरण को समझेंगे, जनसंख्या के वितरण के बाद में जनसंख्या के घनत्व को जानेंगे कि जनसंख्या के घनत्व कि किस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है और जनसंख्या घनत्व के प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। तो और हमने आज इस जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के अंतर्गत हमने इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण
जो टॉपिकों का जो पॉइंटों का अध्ययन जो हमने किया है कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि रही है, तो उसकी हमने इतिहास को देखा है, हिस्ट्री को जाना है कि किस तरह से भारत के अंतर्गत 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि हुई है। उनको हमने ये देखा है कि उसके जो आंकड़े हैं वो हमें क्या दर्शा रहे हैं, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि का मान बढ़ा है और किस तरह से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिनमें से हमने तीनों प्रमुख कारकों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।